आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। हमारे क्लास 6 का हिस्ट्री है और क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपका 5 है। चैप्टर का नाम है, सिंपल है, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। चलिए चैप्टर के पहले मतलब को समझ लेते हैं, हेडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। बुक्स का मतलब आपको पता है, किताब है ना। तो आपको इसमें जानने को मिलेगा कि पहले के ज़माने का जो किताब होता था वो किस प्रकार का होता था, उस किताब में क्या लिखा रहता था, किस प्रकार से उसको हम लोग पढ़ते थे, पहले तो हम लोग ये जानेंगे। दूसरा इसमें शब्द है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब होता है जो चीज़ दफन कर दिया गया है। दफन का मतलब होगा जिसको ज़मीन में गाड़ दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं ब्यूरियल्स। समझ रहे बात को। तो उस समय पे कुछ चीज़ें ऐसे थे जिनको कि जमीन में दफन किया गया, गाड़ा गया, और उसको जब हम लोग आज निकाल के खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमको उससे कुछ और नए बातों को पता चलता है। जैसे हम लोगों को थोड़ी पता था कि पहले के ज़माने में डायनासोर था, लेकिन हम लोगों ने ज़मीन को खोदा, उसका हड्डी मिला। हमारे बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि किसका हड्डी है, डायनासोर का है। समझ रहे बात को। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पुराने ज़माने का जो किताब होता था वो कैसे लिखा जाता था, किताब यदि लिखा भी जाता था तो उसमें क्या लिखते थे लोग, है ना, किस तरीके का किताब होता था, उस किताब को आज हम लोग पढ़ेंगे तो क्या जानकारी मिलेगा, ये पहला बात देखेंगे। दूसरा बात देखेंगे कि जो चीज़ उस समय पे दफन किया गया, गाड़ा गया, वो यदि हम लोगों को आज मिल रहा है तो आज वो क्या बता रहा है हमको, कैसे पता लगाएंगे कि वो हड्डी जो मिला है वो कितना साल पुराना है, किस जानवर का है कि नहीं। यही सब चीज़ हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपको पता चला आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो क्या डाउट है। लेकिन बुक्स को गाढ़ा क्यों किया? बुक्स को गाढ़ा नहीं किया है, हमारे पास ऐसा थोड़ी है पहले कि जैसे इमेजिन करो आज आपको किताब रखना होता है तो आप किस में रखते हैं, बैग में रखते हैं, अपने टेबल पे रखते हैं, अच्छा से रखते हैं। आपके पास आज ईटा का बना हुआ घर है, अपार्टमेंट है, उस समय पे ऐसा थोड़ी था। आदमी ने जहाँ पे एक बार किताब रख दिया वो मर गया, अब आदमी को पता ही नहीं किताब कहाँ पे है। तो जैसे जैसे समय बदला उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा होते होते वो ज़मीन के नीचे ऑटोमेटिक चला गया। तो उसी को जब हम लोगों ने खोदा तो निकला किताब, उसी को हम लोग आज देखते हैं, थोड़ा बहुत पता लगा पाते हैं कि कब का किताब है। समझ रहे बात को। तो ऐसा थोड़ी है कि पहले किताब रखने का स्पेशल जगह होगा कि किताब खराब ही नहीं होगा, किताब खराब भी होते थे। कुछ किताब तो ऐसे थे जो कि हम लोगों को, अच्छा हम लोगों को जो जितना किताब मिला है पुराने ज़माने का वो कुछ भी नहीं मिला है, इससे भी लाखों की संख्या में किताब उस समय पे लिखे जाते थे हाथों से, वो सब नहीं मिला हम लोगों को। क्यों नहीं मिला, क्योंकि किताब है, सड़ गया, गल गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत मिला उसी से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि किताब उस समय पे किस प्रकार से लिखे जाते होंगे। समझ के बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो बहुत पुराने पुराने किताब हैं, उनमें से हम लोग यहाँ पे कुछ किताब के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आखिर दुनिया के पुराने किताबों में से हमारा कौन सा वो किताब था। देयर आर 4 वेदास, द ऋग्वेदा, द सामवेदा, उसके बाद फिर आपका यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। मतलब ये 4 ऐसे किताब हैं जो बहुत पुराने किताब हैं। वेदास का मतलब होता है ऐसे किताब जो कि वेद के ऊपर होता है। वेद का मतलब हो गया जो कि थोड़ा धार्मिक चीज़ों के ऊपर होता है। धार्मिक का मतलब हो गया उसमें भगवान के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, मतलब धार्मिक चीज़ों के बारे में। एक तरीके से जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अपने भगवान को याद करते हैं, है कि नहीं। तो वेदास का मतलब होता है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है, और खास करके नॉलेज किस चीज़ को लेकर मिलेगा, भगवान को लेकर, धर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर। इसी को हम लोग कहते हैं वेदास, यानी कि वेद कहते हैं इसको। समझ में आ रही है बात। तो दुनिया में बहुत सारे पुराने पुराने किताब हुए हैं, लेकिन उन पुराने किताबों में से हमारे पास कितने 4 किताबें पुराने, कितने किताबें 4। पहला का नाम है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो ये 4 किताब ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने खोजा है और पता चला है कि दुनिया के पुराने किताबों में से 4 ये भी किताब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन चारों किताब के बारे में तो आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। एक किताब जो कि पहला वाला था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अबाउट ऋग्वेदा के बारे में। चलिए, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। हालांकि चारों किताब हमारा पुराना ही है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे पुराना है और सबसे फेमस है तो वो कौन है,
ऋग्वेदा, ठीक है ना। और इसका नाम भी आप लोग कई बार सुनते होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऋग्वेदा है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना किताब है ये, ठीक है। इट इज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। सोचो इस किताब को लगभग आज से 3500 साल पहले लिखा गया था। समझ रहे हैं इसमें कितना आपका जनरेशन बीत जाएगा। अभी जो जनरेशन आपका चलता है वो कितने का चलता है, 100 साल का चलता है। तो 3000 का कितना हो गया जनरेशन, बताओ। 350। 3 पहले तो 3000 का देख लो पहले। 3500। सुनो पहले सुनो, 1000 में कितना जनरेशन हुआ बताओ, 10। 2000 में कितना हुआ, 20। 3000 में कितना हुआ, 30। और 500 में कितना हुआ, 5। यानी कि 35 जनरेशन हमारा पीछे चला गया है ये किताब, और आज भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। सोचो 35 जनरेशन का मतलब हुआ कि हम लोग जो इंसान हैं 35 बार जन्म लिए होंगे और 35 बार मरे होंगे, इतना पुराना ये किताब है। सोचो, समझ रहे बात को, मतलब ये बहुत पुराना किताब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 राइम्स। राइम्स का मतलब होता है रिलीजियस प्रेयर्स इन पोइटिक फॉर्म। मतलब हम लोग अपने भगवान का जब पूजा करते हैं तो हम लोग भक्ति गाते हैं कि नहीं, कविता के फॉर्म में। कविता के फॉर्म में मतलब जैसे हम लोग भक्ति करते हैं दुर्गा जी का, शिव जी का, तो हम लोग क्या आरती नहीं गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। हनुमान चालीसा क्या हम लोग नहीं गाते हैं, किस रूप में है वो सब, कविता के रूप में है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइम्स। ओके, तो जो आप अपने भगवान के लिए कविता गाते हैं, मतलब भक्ति जो गाते हैं कविता के रूप में, वही होता है हाइम्स। इसमें बहुत सारे, यानी कि ऋग्वेदा में बहुत सारे क्या लिखे गए हैं, हाइम्स लिखे गए हैं, मतलब भक्ति लिखे गए हैं बहुत सारे, ठीक है। कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। और इसी हाइम्स को क्या बोला जाता है, सुक्ता बोला जाता है। मतलब कि आप भक्ति बोलो, हिंदी में तो हम लोग भक्ति बोल देते हैं, इंग्लिश में आप हाइम्स बोलो या सुक्ता बोलो या फिर आप वेल सेड बोलो, इन सभी का मतलब क्या एक तरीके से भक्ति ही है। जो किस में लिखा गया था बताओ, ऋग्वेदा में लिखा गया था, आज से 3500 साल पहले। तो ये सोचने वाली बात है कि लगभग आज से 350 साल पहले, सॉरी 350 नहीं, मैं मिस्टेक, 3500 साल पहले बहुत सारे ऋग्वेदा में भक्ति लिखे गए थे, जिसको हम लोग आज हाइम्स बोलते हैं, या फिर आप उसको सुक्ता बोल सकते हैं, या फिर वेल सेड बोल सकते हैं। और हिंदी में तो हम लोग उसको भक्ति ही बोलते हैं, भक्ति, भजन, कीर्तन, जो भी आप बोल लो, आरती वारती जो भी बोलो आप, ठीक है। आगे, दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी एक देवी या देवता का भक्ति है इसमें, नहीं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का भक्ति इसमें शामिल है। जैसे आज हमारे सामने कितने सारे भगवान हैं, कितने सारे देवी देवता हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने गणेश जी हैं, उसी प्रकार से हमारे सामने शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। उसी प्रकार से बात करें हमारे पास तो फिर दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, काली जी हैं, तुलसी जी हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे सामने गॉड गॉडेसेस हैं। तो क्या हर देवी देवता का प्रेयर अलग है कि नहीं है? तो अब जब आज के ज़माने में अलग है तो उस समय पे भी सबका अलग अलग था, और इन सभी अलग अलग प्रकार के भक्तियों को ऋग्वेदा में लिखा गया था। अच्छा, सवाल है कि फिर सर कौन लिखे होंगे? उस समय पे जमाना चलता था ऋषि मुनि वाला, तो ऋषि मुनि लिखते थे उस समय पे। समझ के बात को? आगे उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, दी 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द गॉड ऑफ वॉरियर, एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। देखो, भगवान तो उस समय पे बहुत सारे थे, लेकिन इनमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय पे। जैसे आज के ज़माने में देखा जाए तो भगवान हमारे सामने बहुत है, अनलिमिटेड भगवान है हमारे सामने, है कि नहीं? उस समय पे 3 मेन हमारे सामने जो गॉड थे, पहला गॉड कौन थे? अग्नि। और अग्नि बताओ किस चीज़ का प्रतीक होता है? आग का। मतलब उस समय पे हम लोग आग को भी भगवान मानते थे, और आज भी मानते हैं। क्या हम लोग आज आग में हवन नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो आग को भगवान हम लोग आज से नहीं मान रहे हैं, आज से 3500 साल पहले से मान रहे हैं। क्या पता उससे भी पहले मानते होंगे, बिल्कुल मानते होंगे। लेकिन यहाँ पे अग्नि के सामने द गॉड ऑफ वॉरियर क्यों लिखा है? कहाँ पे? नहीं, अग्नि के बगल में लिखा हुआ है द गॉड ऑफ फायर। आप लोग गलत लिखे होंगे। तब अग्नि का मतलब क्या है? द गॉड ऑफ फायर। नोट्स में क्या लिखे हो? अरे नोट्स में द गॉड ऑफ फायर है भाई, उसको काटो। अग्नि मतलब किसका भगवान? आग का भगवान। समझ रहे बात को? तो ये हो गया।
उसके बाद है इंद्रा, इंद्रा द गॉड ऑफ वॉरियर, मतलब वॉरियर का मतलब होता है लड़ाई युद्ध, उसका भगवान कौन, इंद्र, तो उनको भी हम लोग उस समय पूजते थे। और तीसरा जो कि भगवान नहीं है, एक प्रकार का प्लांट है, सोमा, सोमा यानी कि एक पौधा था, और उस पौधे को भी हम लोग भगवान का दर्जा देते थे, मतलब कि उस पौधे का भी हम लोग पूजा पाठ करते थे उस समय पे। क्या आज हम लोग पौधा का पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जैसे तुलसी जी हो गए, बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपका पीपल हो गया, क्या इन सब का हम लोग पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उस समय पे हमारे दो गॉड थे, तो एक प्लांट थे जिसको हम लोग भगवान की तरह ही पूजते थे, उनका नाम था प्लांट का सोमा। और ये जो सोमा प्लांट है, ऐसा प्लांट था जिससे एक प्रकार का ड्रिंक प्राप्त होता था, ड्रिंक मतलब पीने वाला पदार्थ प्राप्त होता था। जैसे आज के ज़माने में आप देखोगे तो पीने वाला पदार्थ क्या होता है? नारियल, क्या नारियल हम लोग नहीं पीते हैं? पानी उसका पीते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार का एक प्लांट था जिसका नाम था सोमा, उसको हम लोग पूजते थे उस समय पे। पता नहीं आज ये प्लांट मिलता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन उस समय पे हम लोग इसको पूजा करते थे। हम लोग नहीं, मतलब हमारे ऋषि मुनि लोग इसको भगवान मानते थे उस समय पे। आगे, देज हाइम्स वर कंपोज बाय सेजेज, सेजेज का मतलब होता है ऋषि, ऋषि मुनि जो भी आप बोल लो। तो ये जो कविता कहानी ये सब आपको जो मिलता है ऋग्वेदा में, सब कौन लिखा था उस समय पे? ऋषि लोग लिखते थे उस समय पे। ठीक है, आगे, मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड taught and learned by men and few were composed by women। देखो, ज्यादातर जो हाइम्स मिलते हैं आपको ऋग्वेदा में, इनको किसने लिखा है? हाँ, ऋषि लोगों ने लिखा है, मतलब कि मेल लोगों ने लिखा है। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि महिलाओं ने भी लिखा है। समझ रहे बात को? अधिकतर भक्ति जो आपको ऋग्वेदा में मिलता है वो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है, मतलब कि मेल लोगों ने लिखा है, मेल। और कुछ जो है वो फीमेल लोगों ने भी लिखा है। ठीक है, आगे, द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मतलब कि जो ऋग्वेदा है चूंकि बहुत पुराना किताब है, तो बताओ उस समय पे किस भाषा में लिखा गया होगा? इसको संस्कृत में लिखा गया था इसको। ठीक है, आगे, इट वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड, मतलब ऋग्वेदा हम लोगों को ऋग्वेदा के बारे में कब पता चला? आज से 200 साल पहले। मतलब ये लिखा गया था कब? आज से 3500 साल पहले। हमको पता कब चला इसके बारे में? आज से 200 साल पहले। इसका मतलब है कि 200 साल पहले खुदाई हुआ होगा, कहीं पे हम लोग ज़मीन को खोदे होंगे तो हम लोगों को ये चीज़ मिला होगा, तब जाकर हम लोगों ने इसको क्या किया, इसके हर कविता को, कहानी को, जो भी बचा हुआ था, जो फट गया तो फट गया, जो बच गया उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवा के हम लोग उसको आज भी पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। यदि आपको पता करना हो कि ऋग्वेदा में किस प्रकार का कहानी है, कविता है, भक्ति है, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओ, आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मत जाना है, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ और दिखा देता है, यूट्यूब पे बहुत कुछ गलत भी है। तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आपको सही जानकारी मिलेगा। मतलब आपको जानना हो कि ऋग्वेदा में किस प्रकार का कहानी कविता मिलता है, तो आपको आके गूगल पे सर्च करना चाहिए। और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ना तो संस्कृत में नहीं आएगा, हिंदी में आएगा, क्योंकि आप संस्कृत उतना समझ नहीं पाएंगे। तो हिंदी में आ जाइए, पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा आराम से। जब आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़िएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। इस टॉपिक हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? हमारे इंडिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे पुराने किताबों में से एक किताब है, जिसको हम लोग पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन का मतलब हो गया जिनको कि हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ आता रहता है, पता रहता है, जो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री के बारे में खोज करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हिस्टोरियन मतलब कि जो लोग हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो लोग ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं, ऋग्वेदा को लोग कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाउंड आउट अबाउट द रिटन सोर्सेज एज वेल। मतलब जो हिस्टोरियन हो गया, जैसे तरीके से आर्कोलॉजिस्ट आप बोल लो, आर्कोलॉजिस्ट को भी हम हिस्टोरियन ही बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ज़मीन को खोदता है, रिसर्च करता है कि ये किसका हड्डी है, किस प्रकार का पेपर है, किस प्रकार का किताब है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। बताते हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आर्कोलॉजिस्ट वो इंसान है जो खोजबीन करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे उनको पता चला कि इस ज़मीन को खोदो, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक किताब मिलेगा, इस ज़मीन को खोदो, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा जानवर का डेड बॉडी मिलेगा। तो वो लोग खोदने का, रिसर्च करने का जो काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, उस इंसान को कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट।
अब सवाल है कि सर फिर आर्कोलॉजी किसको कहेंगे? इस प्रैक्टिस को कहते हैं आर्कोलॉजी, मतलब किसी चीज़ के बारे में खोदना, इसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजी। लेकिन जो आदमी खोद रहा है उस आदमी को कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। समझ के बात को? तो ये जो हम लोगों को ऋग्वेदा मिला, ये किसके थ्रू मिला? आर्कोलॉजिस्ट लोगों के थ्रू मिला। उन लोगों ने ज़मीन को खोदा, पता चला कि किताब किसका है, कब का है, तभी हम लोग आज इसके बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो आर्कोलॉजी का मतलब हो गया ज़मीन को खोदना, पता लगाना कब का है, कितना नया है, कितना पुराना है, इसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजी। लेकिन जो आदमी कर रहा है उस आदमी को कह देते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट पाए हैं। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया जो कि लिखा हुआ किताब है, इस प्रकार के उन्होंने पाए हैं जब वो लोग ज़मीन को खोदते थे तब। उसमें से हमारा और कौन था बताओ? 4 गो, वही 4 हमारा वेदा, ऋग्वेदा हो गया। चलिए थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। पहला था ऋग्वेदा, दूसरा समावेदा, तीसरा यजुर्वेदा और चौथा अथर्ववेदा। तो ये जो था हमारा, ये 4 ऐसे ऋग्वेदा हैं जिनको खोजा है हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब वो लोग ज़मीन को खोद रहे थे, रिसर्च कर रहे थे तब। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ ऐसे राइम्स, कुछ ऐसे भक्ति हैं ऋग्वेदा में जो पाए गए हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग का मतलब क्या होता है? 2 आदमी के बीच का कॉन्वर्सेशन को हम लोग कहते हैं डायलॉग। मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, उधर से आप जवाब दे रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, इधर से हम जवाब दे रहे हैं, इसको कहते हैं डायलॉग। तो कई बार भक्ति के रूप में, मतलब ऋग्वेदा में जो भक्ति मिला है, जो कहानी कविता ये सब मिला है भगवान के ऊपर, वो डायलॉग के फॉर्म में है। मतलब 2 आदमी बात कर रहे हैं भक्ति के फॉर्म में। समझ आ रही है बात? तो ऐसा भी मिला है इसमें। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स। इसमें ना डायलॉग है किसके किसके बीच में है? एक सेज है, मतलब एक साधु है जिसका नाम है विश्वामित्र। याद रखिएगा, ऋग्वेदा में एक साधु के बारे में जिक्र हुआ है, उस साधु का नाम है विश्वामित्र। और ये बात किससे कर रहे हैं? डायलॉग किससे कर रहे हैं? 2 नदी से। और वो 2 नदी कौन है? पहला है बीज और दूसरा है सतलज। दैट वी आर वर्शिप्ड एज गॉडेस, जिसको कि हम लोग आज भगवान की तरह पूजते हैं। अच्छा, क्या हम लोग गंगा नदी को भगवान की तरह नहीं पूजते हैं? बिल्कुल पूजते हैं। उसी तरीके से उस समय पे भी और आज भी बीज और सतलज रिवर को लोग उस समय पे भगवान की तरह पूजा करते थे और आज भी पूजते हैं। तो कई सारे डायलॉग जो मतलब कई सारे जो कहानी कविता ये सब मिला है ऋग्वेदा में, वो डायलॉग के फॉर्म में मिला है। मतलब 2 चीज़ों के बीच में बातचीत चल रहा है, ऐसा मिला है इसमें। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कैटल का मतलब हो गया गाय, बैल, भैंस, ये सब हो गया। हॉर्सेस का मतलब आपको पता है घोड़ा हो गया। और कैरियर का मतलब कौन बता सकता है? बताओ। हाँ, कैरियर का मतलब होता है रथ। जैसे पहले के राजा लोग जो थे ना, 4 व्हीलर BMW ऑडी से नहीं चलते थे। पहले के राजा लोग चलते थे रथ से। समझ रहे बात को? क्योंकि उस समय पे ऑडी ये सब तो था नहीं, तो रथ से चलते थे वो लोग। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत जानवरों के बारे में, घोड़ों के बारे में और रथ के बारे में कि आखिर उस समय का क्या सिस्टम था इन सबको लेकर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है देयर आर मैनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रेन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। मतलब ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर मतलब प्रार्थना पाए गए हैं। किसको लेकर पता है? कैटल को लेकर। सोचो, मतलब गाय को लेकर बहुत सारे प्रेयर पाए गए हैं। अच्छा, आज भी हम लोग क्या गाय को भगवान नहीं मानते हैं? बताओ। बिल्कुल गाय माता मानते हैं कि नहीं? उनको रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, मिठा खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, सबसे पहला रोटी हमारे घर का किसको जाता है? गाय को ही जाता है। क्यों जाता है बताओ? क्योंकि हम लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको ही भूख लगती है तो हम लोग उनको खिलाते हैं। तो सोचो, गाय को हम लोग आज पूजा कर रहे हैं, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। उस समय पे भी लोग उनको गाय को उस समय पे देवता मानते थे। समझ रहे बात को? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर, प्रार्थना, कविताएं ऐसे मिले हैं जिसमें कैटल को लेकर भक्ति मिला है, प्रेयर मिला है। सोचो, और चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के लिए भी भक्ति जैसा गाना मिला है, स्पेशली बेटों के लिए। जैसे आज भी यदि किसी के घर में बेटा या फिर बेटी जन्म लेती है तो क्या जन्मदिन के ऊपर उनका क्या बर्थडे वाला गीत नहीं बजता है? हाँ, वो अलग है कि आज थोड़ा सा डीजे उजे के साथ बजता है। उस समय पे डीजे के तौर पे नहीं बजता था, उस समय पे भक्ति के तौर पे बजता था, लेकिन बजता तो आज भी है। बस फॉर्म क्या हो गया है? चेंज हो गया। उस समय पे तालिस के थ्रू बजाया जाता होगा, है कि नहीं? क्लैपिंग करते होंगे लोग। आज डीजे बजता है, साउंड बॉक्स बजता है आज, बस फ़र्क है ये, लेकिन चलता तो उस समय पे भी था। उसी प्रकार से घोड़ा, उस समय पे घोड़ों को लेकर भी प्रेयर बनाए जाते थे, प्रेयर, प्रार्थना। सोचो,
मतलब कहने का सिंपल सा है कि हम लोगों ने उस समय से लेकर आज तक जानवरों को भी बहुत ज़्यादा पूजा है, उनको बराबर नज़रिए से देखा। ऐसा नहीं कि जानवर है कुछ भी करा लो, नहीं, ऐसा नहीं। पूजा पाठ हम लोग जानवर का पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्सेस वेयर योग्ड टू कैरियर्स दैट वेयर यूज इन बैटल्स विच वेयर फाउट टू कैप्चर कैटल। अब देखो होता क्या था उस समय पे, जो घोड़े थे, घोड़े का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते थे? रथ खींचने के लिए। मतलब रथ में घोड़े को लगा दिया और इस पर राजा बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग घोड़े का इस्तेमाल ज़्यादातर किस लिए करते थे? रथ में उसको बांधने के लिए। और सबसे बड़ी बात, घोड़े का इस्तेमाल हम लोग उस समय पे सामान को एक जगह से दूसरे जगह उठा लेके जाने के लिए भी करते थे। ठीक है, तो घोड़े का इस्तेमाल उस समय पे अलग अलग था। रथ में बांध के इस्तेमाल करना हो, लड़ाई लड़ने जाना हो तो घोड़े पे जाते थे, सामान लेके आना हो जाना हो तो घोड़े पे करते थे। समझ रहे बात को? और उस समय पता है घोड़े का इस्तेमाल किस लिए होता था? हालांकि होता था बहुत चीज़ के लिए था, एक और चीज़ के लिए होता था। घोड़े पे लोग सवार होकर जाते थे दूसरे जगह पे हमला करने के लिए, और हमला करके उसके सारे गाय बैल भैंस बकरी को अपने कब्जे में ले लेते थे। पहले ऐसा चलता था। जैसे आज के ज़माने में लड़ाई पीट किस चीज़ को लेकर होता है बताओ? जमीन को लेकर, पैसा को लेकर, गाड़ी को लेकर, घर को लेकर, ऐसा होता है। उस समय पे लड़ाई पीट होता था पहले जानवर को लेकर, गाय बैल भैंस बकरी, इन सब को लेकर उस समय पे झगड़ा ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय पे हमारे लिए संपत्ति क्या था? यही सब तो था। उस समय पे अपार्टमेंट थोड़ी था, गाड़ी थोड़ी था कि गाड़ी के लिए लड़ेंगे। उस समय पे झगड़ा होता था जानवरों के लिए। तो लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे, लड़ाई पीट करते थे, और जो हार गया उसका सारा गाय भैंस ये सब अपना जीत लेते थे। ऐसा होता था पहले समय पे। ठीक है, आगे मतलब एक जानवर पे बैठ के जा रहे हैं दूसरे जानवर को जीतने के लिए, ऐसा चलता था उस समय पे। ठीक है, battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस समय पे जमीन को लेकर झगड़ा नहीं चलता होगा? जमीन को लेकर झगड़ा चलता था, लेकिन जमीन को लेकर इसलिए झगड़ा नहीं चलता था कि जमीन हम लेंगे और उसके ऊपर घर बनाएंगे, नहीं। उस समय पे जमीन को लेकर झगड़ा इसलिए होता था ताकि उसके ऊपर हम घास भूसा उगा सके और अपने जानवरों को खिला सके। आज जमीन को लेकर क्या ऐसा झगड़ा होता है? नहीं, आज सीधा बात होता है कि जमीन हड़पेंगे, सबसे पहले घर बनाएंगे, क्योंकि खाली जमीन होगा तो दोबारा कब्जा कर लेगा। समझ रहे बात को? लेकिन उस समय पे जमीन का कब्जा होता था जानवरों के खाने का अनाज उगाने के लिए। समझ रहे? और ज़्यादातर वो लोग अनाज ऐसा उगाते थे जो जल्दी पक जाए और जल्दी जानवर खा ले, ताकि दोबारा उसके ऊपर खेती किया जा सके। ऐसा पहले होता था। सम बैटल्स वेर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ लड़ाई उस समय पे पानी के लिए भी होता था। सोचो, मतलब मान लीजिए कि कोई तालाब है, उस तालाब के ऊपर किसी राजा का कंट्रोल है, वो तालाब का इस्तेमाल ही करने नहीं देता है, तो लोग क्या करते थे? घोड़े पे बैठ के जाते थे, राजा को मारते थे और पानी पूरा का पूरा तालाब अपने कब्जे में कर लेते थे। इसलिए भी होता था। और कई बार तो लोगों को कब्जा करने के लिए होता था, मेरा पावर बढ़े, मेरे अंदर में लोग काम करें, इसलिए भी लड़ाई होता था उस समय पे। तो कहने का मतलब है कि लड़ाई उस समय भी होता था, लड़ाई आज भी होता है। बस फर्क यह है कि उस समय पे लड़ाई किसी और चीज़ के लिए होता था, आज लड़ाई किसी और चीज़ के लिए होता है। लेकिन वहाँ पे तालाब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम। अरे तालाब, ऐसा नहीं है कि तालाब पानी का प्रॉब्लम होता है तभी होता है, बिल्कुल नहीं। तालाब आपको वहाँ भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। और उस समय पे तो तालाब बहुत ज़्यादा था हमारे इंडिया में। आज तो बहुत सारे तालाब को भर दिया गया, उसके ऊपर रोड बना दिया गया, उसके ऊपर घर बना दिया गया है। उस समय पे तालाब बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी थे फिर भी लोग लड़ाई करते थे कि मेरे अंदर में तालाब ज़्यादा आ जाए। समझ रहे बात को? तालाब को तो लोग लेते थे। इसलिए लेते थे ताकि उनके जानवरों को पानी का कोई कमी ना हो, खेती बाड़ी करने में पानी का कमी ना हो, इसलिए लेते थे। आगे उसके बाद है मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दीज वॉर्स। अधिकतर लोग इसमें इस लड़ाई पीट में शामिल हो जाते थे, मतलब कि लोग बढ़ चढ़ कर लड़ाई पीट में वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपल मेड एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। जैसे देखो आज क्या है, आज इंडिया के पास अपना खुद का आर्मी है, पाकिस्तान के पास अपना खुद का आर्मी है, नेपाल के पास अपना खुद का आर्मी है। मतलब आज हर कंट्री के पास अपना अलग अलग आर्मी है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था कि आर्मी एकदम बिल्कुल होगा ही होगा, नहीं। जब ज़रूरत पड़ता था कि आज लड़ाई करने के लिए चलना है, तब लोग आपस में आके इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज क्या है कि पहले से आर्मी है, एक बार बोलेंगे सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। पहला ऐसा नहीं था। पहला लड़ाई को आप लड़के आए, जीत गए, अब सब अपने अपने घर जाओ, जब दोबारा लड़ना होगा तब दोबारा बुलाएंगे। ऐसे होता था पहले। मतलब वहाँ पे कोई
भी आदमी को आर्मी बना देते। हाँ, उस समय पे किसी भी आदमी को आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन आज क्या है, एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, अलग अलग प्रकार का टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर आज कोई आर्मी में भर्ती होता है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। समझ रहे बात को? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आर्मी हमेशा रहता था, नहीं, लड़ाई करके आए, खत्म हुआ लड़ाई, अब अपना अपना घर जाइए, पैसा लीजिए, घर जाइए, ऐसा होता था पहले, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन हाँ, यह जरूर होता था कि लोग आपस में आके मिलते थे, बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे कि कब लड़ाई करना है, कब क्या करना है, ये सब डिस्कस होता था, ठीक है ना। आगे, दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वेयर ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। वो लोग अपना नेता भी चुनते थे। नेता मतलब अपना लीडर भी चुनते थे वो लोग कि हमारा लीडर कौन होगा। और अधिकतर लीडर वही होता था जो बहुत ही बहादुर होता था, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहादुर, एकदम बहुत ताकतवर होता था, उन्हीं को लोग अपना लीडर मानते थे। अच्छा बताओ, कोई भी आदमी अपना लीडर कमज़ोर आदमी को क्यों मानेगा? ऑब्वियस सी बात है, किसको मानेगा? जो आदमी बहुत ज़्यादा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, ताकतवर हो, है ना, बहादुर हो, वो लोग अपने इस तरीके से लोग अपने लीडर को चुनते थे उस समय पे। और अच्छा, क्या लीडर को चुनते हम लोग आज नहीं है क्या? लीडर को हम लोग आज भी चुनते हैं, लेकिन आज बस फ़र्क ये है कि आज हम लोग लीडर को चुनते हैं वोट के थ्रू। उस समय पे वोट के थ्रू नहीं होता था। उस समय पे ये देखा जाता था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, वही हमारा लीडर बनेगा। तो जो चीज़ पहले चलता था वो आज भी चलता है, लेकिन उसका सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, बहुत बदल गया है, ठीक है। आगे, द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। अब देखो, कोई राजा है या फिर कोई लीडर है, किसी के ऊपर हमला किया, उसका सारा संपत्ति जीत के आया। अब सवाल है कि सर वो संपत्ति वो करता क्या था? कुछ संपत्ति पुजारी लोगों को देता था, पुजारी मतलब पंडित लोगों को देता था। कुछ संपत्ति जो उनके लिए आर्मी में काम करते हैं उनको दे दिया, और जो कुछ पैसा संपत्ति बचा वो अपने पास रख लिए। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जो संपत्ति जीत के आए वो सारा मेरा ही हो गया, नहीं, वो संपत्ति को आपस में लोगों को बांटते भी थे। किसको बांटते थे? पहला पुजारी को, पंडित लोगों को, दूसरा आर्मी के लोगों को। भैया तुम हमारे लिए लड़े हो, तुम लड़े हो तो कुछ तो मिलना चाहिए ना तुमको, तो उनको ये सब चीज़ उस समय पे मिलता था। और जो संपत्ति बचा वो खुद रख लेते थे अपने पास, ठीक है। ऐसा इस समय उस समय पे चलता रहता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास इन विच ऑफरिंग्स वेयर मेड इनटू द फायर, दीज वेयर मींट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। और जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था, उस पैसे का ये लोग क्या करवाते थे पता है? यज्ञ करवाते थे। यज्ञ मतलब हवन कुंड करवाते थे। और हवन कुंड में बेसिकली भगवान को याद किया जाता है, भगवान के लिए हम लोग करवाते हैं ना, हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया। वहाँ पे ये लोग अलग अलग प्रकार का सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया बलिदान भी देते थे जानवरों का। मतलब जानवरों का, हर जानवर का नहीं, उस समय पे भी जानवरों का, मतलब जानवर कौन सा जानवर को बलिदान देना है नहीं देना उसका भी पता होता था उन लोगों को उस समय पे। समझ आ रही है बात? तो उस समय पे वो लोग पूजा पाठ में भी यकीन बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए भगवान के पूजा पाठ करने के लिए वो लोग खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते थे। और वो चीज़ आज भी हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में भी जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमारे घर से बहुत पैसा खर्च होता है। इससे भी दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत पैसा खर्च होने वाला है, फिर दिवाली आएगा, फिर अगले हाथ छठ आ जाएगा, तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये चीज़ पहले भी था, आज भी है, बस सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो जो हवन होता था, यज्ञ होता था, उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता था? घी का, अनाज का, जानवर का, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का जरूरत पड़ रहा है। अब सवाल है कि ये सब फ्री में थोड़ी आता होगा, पैसा लगता होगा उसके लिए, तो वो पैसा वहाँ पे खर्चा होता था। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा जानवर के बारे में, घोड़ों के बारे में और रथ के बारे में, पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ये हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आज से बहुत समय पहले लोगों को उसके काम के बेसिस पर, उसके लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हम लोग उसको पुकारते थे। तो वही टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हम लोग किस किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते थे आज से बहुत समय पहले, लोगों को पहचानने के लिए, जानने के लिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज जो पूजा पाठ करवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं, है कि नहीं।
उसी प्रकार से जो इलाज करते हैं उसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो रोड ब्रिज ये सब बनवाते हैं, जो इसका डिज़ाइन तैयार करता है उसको हम लोग इंजीनियर बोलते हैं। तो उसके नॉलेज के बेसिस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग नाम दे दिया उसका। उसी तरीके से उस समय पे भी अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर, अलग अलग काम के बेसिस पर हम लोग लोगों को अलग अलग तरीके से पुकारते थे, है ना। वही डिस्कस करेंगे इसमें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। मतलब हम लोग उस समय पे अलग अलग तरीके से लोगों को पहचानते थे, किस बेसिस पर कि वो काम क्या करते हैं, द लैंग्वेज दे स्पीक, वो क्या भाषा बोलते हैं, द प्लेस दे बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ के वो रहने वाले हैं, देयर फैमिली, उसका फैमिली क्या है, देयर कम्युनिटीज, वो किस मोहल्ले में किस प्रकार के समाज में रहता है, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और वो किस प्रकार के रीति रिवाज को फॉलो करता है। मतलब उस समय पे भी हम लोगों को क्या करते थे, अलग अलग बेसिस पर पुकारते थे। वो किधर रहता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या करता है, किस प्रकार का लैंग्वेज बोलता है, इसके बेसिस पर हम लोगों को अलग अलग नामों से पुकारते थे, ठीक है ना। वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। द ऋग्वेदा वाज कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इंडिया का ना नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा जरा बताइए। सबसे पहली बात तो आप नॉर्थ जाइए, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ जाइए, और उसके बाद आप वेस्ट चल जाइए, मतलब पाकिस्तान की तरफ। नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ये सब आपका पड़ता है किधर, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो ऋग्वेदा है वो उधर ही लिखा गया था। अब ये मत समझना कि सर पाकिस्तान में ऋग्वेदा कैसे लिखा गया, नहीं, पहले सब एक था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सब पहले एक था। आज से बहुत समय पहले का बात कर रहे हैं हम लोग, उस समय पे सब एक था। तो उस समय पे ऋग्वेदा जो था वो उधर ही लिखा गया था। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से हम लोगों को पुकारते थे। तो अगला वही है कि देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पे दो ग्रुप हैं जिसको हम लोग उसके काम के लिए पुकारते थे, मतलब वो किस प्रकार का काम करते हैं उसी प्रकार का उनका नाम भी था, ठीक है ना। जैसे पहला था पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब कौन होते हैं, पुजारी लोग, और उस समय पे पुजारी का मतलब कौन, ब्राह्मण। समझ में आ रही है बात। तो वही लिखा हुआ है कि समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल सच एज यज्ञ एंड टीचिंग द सोसाइटी, दे वेर कंसिडर्ड एज द लर्नड पीपल। मतलब उस समय के ज़माने में, आज से बहुत समय पहले, 500, 600, 1000, 1500 साल पहले के आसपास का समय हो रहा है बात। उस समय पे जिस आदमी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, जो पूजा पाठ करवाता था, जो यज्ञ करवाता था, जो सोसाइटी को पढ़ाता लिखाता था, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पृष्ठ नाम दे दिया। यानी कि हम लोग उसको आम भाषा में क्या बोलते थे उस समय पे, ब्राह्मण बोलते थे। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। तो देखो क्या हमने उनके काम के बेसिस पर उनको नाम दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। जैसे आज भी हमारे समाज में जितने भी पंडित जी लोग हैं, हम लोग उतना उनको आदर से क्यों देखते हैं, मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट क्यों निकलता है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि वो लोग बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। सही बात भी है, समझ में आ रही है बात। तो जिस लोगों ने उस समय पर पूजा पाठ करवाया, यज्ञ करवाया, समाज को पढ़ाया लिखाया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ब्राह्मण। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उनको पृष्ठ बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या इनको हमने इसके काम के बेसिस पर नाम दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल। अगला हमारा था राजाज। देखो अब राजा क्या है भाई, दे डिड नॉट हैव द कैपिटल सिटीज, दे डिड नॉट पैलेस और आर्मीज, दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो राजाज का मतलब क्या था, राजाज का मतलब हो गया वो आदमी जो किसी एक जगह का क्या होता था, राजा होता था। देखो वहाँ पे लिखा हुआ एकदम सिंपल, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, दे डिड नॉट हैव पैलेस और आर्मीज, दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस। पहले इसका मतलब समझो, उस समय का राजा और आज के राजा में बहुत फ़र्क है। उस समय का राजा क्या करता था पता है, लोगों को मारता पीटता नहीं था, लोगों को तंग नहीं करता था, किसी जगह का वो एकदम बहुत बड़ा मालिक नहीं होता था, वो भी एक प्रकार से आम आदमी की ही तरह रहता था। तो जिस आदमी के पास उस समय पर कोई खास शहर नहीं था, शहर मतलब वो किसी शहर का मालिक नहीं था, जिसके पास रहने के लिए बढ़िया घर नहीं था, जिसके पास खुद का आर्मी नहीं था, जो लोगों से टैक्स भी नहीं लेता था, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, राजाज बोल दिया, यानी कि राजा। और आज के ज़माने में राजा का मतलब कुछ और है।
उस समय पे राजा का मतलब क्या था? जिनके पास ये सब कुछ ना हो। और आज का मतलब क्या राजा का? जिनके पास ये सब कुछ हो। समझ में आ रही है बात? तो मतलब उस समय का राजा बिल्कुल अलग था, और आज का राजा देखोगे तो बिल्कुल अलग होता है। आज का राजा देखोगे तो बोलेगा कि भैया हम दुनिया जाए भाड़ में, पहले अपना पॉकेट भरो, पहले अपना महल बनाओ, पहले अपना आर्मी मजबूत करो, ताकि किसी से लड़ना पड़े तो किसी से मदद ना मांगना पड़े। तो सोचो उस समय पे राजा का मतलब पता है क्या था? उस समय पे राजा का मतलब था कि आपके पास कुछ नहीं है, इसके बावजूद आप लोगों का मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उस समय पे राजा का मतलब ये था। लेकिन आज के ज़माने में आप राजा का मतलब देखेंगे ना, जिनके पास धन भी है, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है, ये आज का मतलब बन गया राजा का। लेकिन बताओ तो फिर राजा बढ़िया कौन हुआ, आज का या पहले का? पहले का राजा बढ़िया था, जिनके पास धन संपत्ति अपना कुछ नहीं होता था। उनका मात्र एक ही मकसद होता था कि मेरा जीवन चाहे कैसा भी बीत जाए, लेकिन हमारे लोगों का जीवन खराब तरीके से नहीं बीतना चाहिए। तो जिस प्रकार का ये जो भी लोग ऐसा सोच रखते थे, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया उस समय पर? राजा बोल दिया। पहले के टाइम में सब राजा के पास होता था महल। नहीं, आज से यदि आप 1000 साल पहले जाओगे तो उस समय पे राजा का मतलब ये नहीं कि जिन जो लूट पाट कर रहा है, नहीं। उस समय पे राजा का मतलब यही था कि जो शांति चाहता है। लेकिन यदि आप आज से 200-300 साल पहले के राजा के बारे में बात करेंगे तो उनका मेन मोटिव क्या होता था? इसके ऊपर हमला करो, सारा कब्जा अपने के अंदर कर लो, है कि नहीं? तो राजा का मतलब आज बदल गया है, पहले राजा का मतलब कुछ और ही था। असल में राजा तो वही थे ना। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपको शायद जानकर आपको हैरानी होगा। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका गौतम बुद्ध भगवान, वो पता है एक राजा है। शायद आपको लोगों ने पता है, एक राजा के परिवार से बिलोंग करते थे वो। मतलब यदि वो अपना घर परिवार नहीं छोड़ते तो वो अपने साम्राज्य का राजा बनते हो। लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ा, किसी को तंग नहीं किया, किसी जगह पर राज नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं। तो असली बताओ, असली राजा वो हुआ या असली राजा आज के ज़माने में जो देखते हैं वो हुआ? बताओ। असली राजा तो वही हुए। और जो उस समय पे राजा थे उनको हम लोगों ने पूजा है, उसको हम लोगों ने इज्जत दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। तो क्या हम लोग आज गौतम बुद्ध को नहीं पूजते हैं? जो असली राजा है ना, उनको हम लोग आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और असली राजा को यदि आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? असली राजा का यदि पहचान करना हो तो सिंपली ये देखो कि वो किसी को तंग ना करता हो, किसी को मारता पीटता ना हो, किसी पे हमला ना करता हो। यदि किसी ऐसा गुण किसी राजा में है, मतलब वो सच्चा राजा है। और सबसे बढ़िया राजा मेरे नज़र में यदि कोई है तो गौतम बुद्ध जी है। समझ रहे बात को? बहुत मस्त राजा थे वो। रावण राजा नहीं बोल सकते, रावण को बिल्कुल नहीं बोल सकते आप रावण को राजा। रावण को आप बोलोगे कि सर रावण भी तो एक तरीके से राजा ही था, नहीं। रावण का क्या काम था बताओ? क्या वो लोगों को मारता पीटता नहीं था क्या? लड़ाई पीट नहीं करता था क्या? हमला नहीं करता था क्या? करता था। तो बताओ असली राजा फिर कौन हुआ? राम जी हुए असली राजा। मतलब यदि आपको कंपैरिजन करना ही है राम जी में और रावण जी में, तो आप राम को देखो ना, वो तो असली राजा हुए ना। घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, ना किसी को मारे, ना किसी को पीटे, ना अपना उनका खुद का घर था, झोपड़ी में रहते थे जंगल में, सोचो जानवरों के बीच में। तो बताओ असली राजा वो हुए कि रावण हुए? फिर बताओ, राम हुए। नहीं, रावण को हम लोग नहीं पूजते हैं। रावण का पूजा होता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में भी हर लोग रावण को नहीं पूजते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि रावण को अपना भगवान मानते हैं श्रीलंका में। इंडिया में कौन आदमी ऐसा हमको दिखाओ जो रावण को पूजा करता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा गलत धारणा मत बनाओ अपने मन में। समझ रहे हो बात को? रावण को कहाँ पे तुम लोग देख रहे हो इंडिया में पूजते हुए? बताओ। बल्कि इंडिया, कितना अच्छा बात बोल रहा है समर, देखो रावण का इंडिया में पूजा नहीं होता है, बल्कि रावण का इंडिया में पुतला जलता है। कब बताओ? दशहरा में भाई, दशमी के दिन होता है। तो हम लोग रावण को कब से पूजने लगे? हम तो राम को पूजेंगे ना। तो असली राजा वही थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से हट गए थे हम लोग, आगे दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, काम के बेसिस पर दो प्रकार के लोगों को हमने अलग अलग नाम दिया। पहला, जो पूजा पाठ करवाते थे, जिनके पास नॉलेज होता था, जो समाज को सुधारते थे, जो यज्ञ करवाता था, उनको हमने क्या नाम दिया? ब्राह्मण। और इंग्लिश में वो बोलते हैं क्या? प्रीस्ट। ओके। उसके बाद जिनके पास अपना खुद का शहर नहीं था, जिनके पास अपना खुद का जगह नहीं था रहने का, आर्मी नहीं था, जो किसी को मारते पीटते नहीं थे, टैक्स वैक्स नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, उसको हमने क्या बोल दिया? राजा बोल दिया। एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध, राम जी, ये सब कौन है? राजा ही तो हैं। असली मायने में तो राजा ये हैं। समझ के बात को? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है
टू वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब दो शब्द हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस शब्द को पढ़कर हम लोग किसी एक समाज के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, कि आखिर उस समाज को हम लोग क्या नाम देंगे। देखो जना, JANA, जना का मतलब क्या था पहले ये समझो। इट वॉज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेज। देखो जो जना है ना, ये जना का मतलब हो गया जो लैंग्वेज बेसिकली हिंदी बोलते हैं, इसको मतलब इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे ना लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो किस प्रकार के भाषा एक तरीके से बोल रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया जना। जब मतलब इस प्रकार के लोग जो कि एक साथ रह रहे हैं और वो लगभग किस प्रकार के लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, उसको हम लोगों ने जना बोल दिया। और ये जना शब्द हिंदी वर्ड है, याद रखना, JANA, जना। समझ रही है बात। आगे अगला है विस। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विस। सेवरल विस और जना आर मेंशन बाय नेम लाइक पुरु जना और विस, द भारता जना और विस, द यदु जना और विस एंड सो ऑन। मतलब अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों को हम लोग अलग अलग तरीके से जानते थे। जैसे हमारा पहला हो गया जना, जना एक तरीके से क्या हो गया, कम्युनिटी का नाम हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझो, एक प्रकार का कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको हम लोगों ने जना नाम दे दिया। दूसरा कम्युनिटी है, दूसरा मोहल्ला है, जिसको हम लोगों ने विस नाम दे दिया। और ये जो विस, ये जो वैश्य वर्ड है, ये किससे आया है, विस से आया है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग कम्युनिटी का नाम है। अच्छा, जैसे आज के ज़माने में यदि आप कम्युनिटी का नाम देखोगे तो कास्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मिश्रा, शर्मा, ये सब क्या है, आज कम्युनिटी का नाम है कि नहीं। उस समय पे कुछ और था, उस समय पे कम्युनिटी का नाम जना था, विस था, ये अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी का नाम था उस समय पे, जो कि आज आपको लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। पहले भी धर्म था। पहले जिस प्रकार का धर्म कास्ट था ना, वो लगभग ना के बराबर था। आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझ रहे हैं। आज हर कोई अपने आप को समझ रहा है कि हम ही बादशाह हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हम लोग एक तरीके से कुछ नहीं है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब है आर्याज। आर्याज क्या होते थे, चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। द पीपल हु कंपोज द राइम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्याज। देखो वो आदमी जो कि हाइम्स लिखा करते थे, हाइम्स मतलब हमने बोला था आपको, जो भक्ति, कविता, ये सब लिखते थे उस समय पे, उन प्रकार के लोगों को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग नहीं, वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्याज बोलते थे। मतलब जैसे हमने पढ़ाया था ना आपको कि ऋग वेदा में बहुत सारे क्या पाए गए हैं, भक्ति पाए गए हैं, कविताएं पाए गए हैं, किसको लेकर, भगवान को लेकर। तो जो आदमी, जो व्यक्ति हाइम लिखा करते थे, कविता, प्रार्थना, भक्ति ये सब लिखा करते थे, वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्याज बोलते थे। कोई दिक्कत। आगे उसके बाद है दासाज और दास्यूज। ये क्या है, देखो दीज वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। ऐसे लोग जो कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, वो एक तरीके से यज्ञ, हवन, कुंड ये सब नहीं करते थे। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे आप लोग, सेक्रीफाइस का मतलब समझेंगे कि जो पूजा पाठ नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, हवन नहीं करते थे और अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते थे, उस प्रकार के लोगों को हम लोग दासाज या फिर आप दस्यूज बोल सकते हैं। उस समय पे ऐसा बोला जाता था, ठीक है। लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव। और बाद में यही दासाज क्या बन गया, दास बन गया, जिसका मतलब क्या होता है, स्लेव होता है। और स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और उस समय पे जो लोग गुलाम होते थे, गुलाम का मतलब जो किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, उनको ना ही पढ़ने का परमिशन था, ना ही पूजा पाठ करने का परमिशन था, ना ही यज्ञ करने का, ना ही हवन कुंड करने का, कुछ भी करने का परमिशन उन लोगों को नहीं मिलता था। तो उन लोगों को नाम क्या दिया गया उस समय पे, दास नाम दिया गया। मतलब आप दासाज बोल सकते हैं या फिर दस्यूज बोल सकते हैं या फिर आप चाहे तो दास भी बोल सकते हैं। समझ रहे बात को। तो दास वर्ड इस्तेमाल किया जाता था मेल के लिए और दासी वर्ड इस्तेमाल किया जाता था फीमेल के लिए। मतलब वो आदमी जो कि गुलाम है उसको दास बोला जाता था, और वो महिला जो कि गुलाम है उसको क्या बोला जाता था, दासी। समझ में आ रही है बात। जैसे आप लोग महाभारत या फिर रामायण यदि आप देखेंगे ना, उसमें वर्ड बोला गया है दास, दासी, इस प्रकार का। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है आपका स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है एक तरीके से गुलाम, जो कि आपके अंदर में काम करेंगे, ठीक है, आप जो बोलोगे वो काम कर देगा। स्लेव्स वेयर मैन एंड वोमेन हु वेयर कैप्चर्ड इन वॉर। जैसे मान लीजिए एक राजा है जिसने दूसरे राजा पे हमला किया, उनके सारे लोगों को अपने अंदर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, स्लेव बोलते थे। मतलब आप सिंपली ऐसे समझो कि एक जगह पे दूसरे राजा ने दूसरे जगह पे हमला किया, उनके सारे लोगों को अपने अंदर में कब्जा कर लिया, बोला कि तुमको अब मेरे अंदर में काम करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे हिंदी में गुलाम और इंग्लिश में स्लेव, ठीक है। आगे, दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। मतलब जिस आदमी ने उसको स्लेव बनाया है, गुलाम बनाया है, वो जो चाहता था उससे वो काम करवा लेता था। घर में झाड़ू लगवाना है, झाड़ू लगवाता था, घोड़े को खाना खिलवाना है, घोड़े को खाना खिलवाता था। मतलब जो मन करेगा वो स्लेव से आदमी करवा लेता था उस समय पे। जैसे मान लो राजा का मन करेगा कि मेरे पास 100 हाथी है, जाके हाथी को पूरा नहवा दो, नहवाता था, उसका काम होता था ये सब करना। नहीं करते थे तो आपको जान से मार दिया जाता था। पूछो। एक तरीके से नौकर, लेकिन नौकर से भी बदतर हाल होता है स्लेव का। नौकर क्या होते हैं, जो कि मतलब आपको घर जाने का परमिशन मिलेगा, आप काम करेंगे तो कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन स्लेव को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बस आपको खाना मिलता है, बाकी आपको कुछ नहीं मिलता है, ना घर जाने को मिलेगा, ना कुछ और करने को मिलेगा, कुछ नहीं। आप केवल और केवल क्या बन के रह जाते हैं, एक गुलाम बन के रह जाते हैं। और राजा जो बोलेगा, यानी कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वो जो बोलेगा आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। गुलाम बनने का सबसे बढ़िया तरीका उस समय पे था कि आपको कब्जा कर लिया गया आपके राज्य को, और सारे लोग आपका बन गए क्या, गुलाम। मान लीजिए कि एक राजा है, दूसरे राजा पे हमला किया, उसको मार दिया, उसके सारे लोग क्या बन गए, गुलाम बन गए। अब राजा जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जान से मार दिए जाओगे, सिंपल। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग कामों के वजह से अलग अलग तरीके से लोगों को पुकारा जाता था, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है हमारा साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मेगालिथ को लेकर। अब सवाल है कि सर ये मेगालिथ क्या है। चलो, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे इस टॉपिक में। शुरू किया जाए। द स्टोन बाउल्डर्स, बाउल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, ठीक है ना। तो द स्टोन बाउल्डर्स आर नॉन एज मेगालिथ्स। मतलब बड़े बड़े उस समय पे जो पत्थर पाए जाते थे, पत्थर मतलब छोटा मोटा पत्थर नहीं, बड़े बड़े चट्टान का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े चट्टान हुआ करते थे उनको हम लोग उस समय पे क्या बोलते थे, मेगालिथ बोलते थे। तो जो टॉपिक में आपका वर्ड, मतलब कि जो हेडिंग में वर्ड है मेगालिथ, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, द स्टोन बॉर्डर, मतलब बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेगालिथ बोलते थे, ठीक है। आगे, दीज वेयर केयरफुल्ली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। अब बड़े बड़े पत्थर का उस समय पे इस्तेमाल क्यों होता था पता है। बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल उस समय पे वैसे जगह को निशानी देने के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। जैसे आज क्या है, यदि आप कहीं पे लोगों को दफनाते हैं तो उसका अलग जगह बना रहता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो मुस्लिम रिलीजन में जहाँ पे लोगों को दफन करते हैं उसको हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं। और वो देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि मिट्टी से ढका हुआ, ऐसा कुछ आप पता कर लेते हैं मतलब देख के। लेकिन उस समय पे पता कैसे करते थे हम लोग कि ये ब्यूरियल साइट्स है। ब्यूरियल साइट्स का मतलब जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, जहाँ पे ब्यूरियल साइट्स होता था, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, वहाँ पे लोग बड़े बड़े पत्थर ला के खड़े कर देते थे, ताकि ये इंडिकेट करे कि ये कैसा जगह है, कब्रिस्तान टाइप जगह है जहाँ पे लोगों को दफन किया गया है। तो ये जो बड़े बड़े मेगालिथ हुआ करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे उस समय पे, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग किस लिए करते थे बताओ, ब्यूरियल साइट्स को पहचानने के लिए। मतलब ऐसे जगह का पहचान करने के लिए जिस जगह पर लोगों को दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था मरने के बाद, ठीक है। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ये जो परंपरा था एंड वार प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। चलिए, अब आप इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, ये है क्या।
ये जहाँ पे ज़मीन में दफन किया गया है लोगों को, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर खड़ा कर देना, ये परंपरा कब चालू हुआ था? आज से 3000 साल पहले। पहले नहीं था, इसके पहले, मतलब आज से 3000 साल पहले ही ये चीज़ स्टार्ट हुआ था कि जहाँ पे लोगों को दफन किया जाएगा वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में पता चले कि यहाँ पे क्या है, नीचे डेड बॉडी है। समझ में आ रही है बात? चलिए, उसके बाद है सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ कैन बी सीन इन द अंडरग्राउंड। क्योंकि आज से 3000 साल पहले ये परंपरा स्टार्ट हुआ था, तो कुछ पत्थर जो हैं आज ज़मीन के ऊपर भी दिखता है और कुछ पत्थर जो ज़मीन के नीचे चला गया है, क्योंकि 3000 साल में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसके ऊपर जमा होने के कारण से वो क्या हो गया, नीचे चला गया। तो कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे चले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ऊपर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आधा अंदर है और आधा ऊपर है। ऐसा भी है अभी बहुत सारे। तो यदि ऐसा यदि आपको कहीं पे दिखे और यदि आप खोदे उसको, तो ज़्यादा संभावना है कि उसके नीचे क्या मिल जाए आपको, डेड बॉडी मिल जाए। और अक्सर अब ऐसा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसा था वहाँ पहले ही रिसर्च किया जा चुका है हमारे बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। आगे, समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट्स फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने यह भी पाया है कि बड़े बड़े पत्थर का एक सर्कल बना हुआ है, मतलब चारों तरफ से पत्थर खड़े किए गए हैं, बड़े बड़े चट्टान टाइप, सर्कल टाइप। उसके नीचे भी क्या पाया गया है, बड़े बड़े लोगों के अलग अलग प्रकार के हड्डियां पाए गए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लोग कब्रिस्तान का पहचान करने का तरीका था उस समय पे, मतलब एक तरीके से लोगों को कहाँ पे दफन किया गया है, उसके ऊपर या तो केवल पत्थर खड़ा कर देते थे या फिर उसको सर्कल जैसा बना देते थे, मतलब उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। ठीक है, जो ये बताता था कि उसके नीचे डेड बॉडी है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। उसके बाद है दीज आर द ओनली इंडिकेटर्स दैट देयर आर ब्यूरियल्स बेनेथ। इससे पता ये चलता था कि उसके नीचे क्या है, एक डेड बॉडी रखा हुआ है। एक नहीं, कई बार बहुत सारे होते थे। समझ में आ रही है बात? हाँ, कई बार जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है जिसके चारों तरफ पत्थर से घिरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक ही डेड बॉडी होगा, अलग अलग प्रकार के भी डेड बॉडी वहाँ पे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लोगों का भी डेड बॉडी वहाँ पे हो सकता है। ऐसा पाया गया है कई बार। ठीक है, आगे अब यहाँ पे है ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या आता है भाई, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वेयर बuried विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। अब देखो, जहाँ जहाँ भी लोगों को दफन किया गया, ज़मीन में गाड़ा गया, एक सभी में जो कॉमन बात था वो ये कि जितने भी डेड बॉडी नीचे गाड़े गए हैं उन सभी के बगल में घड़ा मिलता था, मिट्टी का घड़ा, और वो भी अलग अलग प्रकार का, एक ही डिज़ाइन का नहीं, अलग अलग प्रकार का। क्यों पता नहीं, उस समय पे कुछ अपना परंपरा रहा होगा लोगों का। मतलब हर डेड बॉडी के साथ जो कॉमन चीज़ मिला है वो क्या मिला है, अलग अलग प्रकार का घड़ा मिला है, पॉट। समझ में आ रही है बात? और उसी को हम लोगों ने क्या बोला है, ब्लैक एंड रेड वेयर। किसको, उस घड़े को। वो घड़ा जो होता था वो खाली होता था। ये तो नहीं, कई बार तो घड़ा बहुत अलग अलग चीज़ों से भरा होता था। जैसे कई बार ऐसे खोजे गए हैं डेड बॉडी जहाँ पे घड़े के अंदर महंगे महंगे जेवर जवरात पाए गए हैं। समझ आ रही है बात? तो उस समय पे जो भी परंपरा रहा होगा उस हिसाब से उन लोगों ने डेड बॉडी को जब दफन किया तो एक पॉट उसमें ज़रूर देखा गया है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था ना कि पहले के ज़माने में जब लोगों को गाड़ा जाता था तो एक जिंदा बकरी भी उसके साथ गाड़ा जाता था। क्यों? ताकि ये माना था लोगों का कि अगले जन्म में इसको किसी प्रकार के खाने पीने का कमी ना हो। वही परंपरा था, तो उसी प्रकार का यहाँ भी कुछ परंपरा रहा होगा। तो लोगों को जब भी दफन किया जाता था उसके साथ एक घड़ा जरूर वहाँ पे गाड़ दिया जाता था। उसी घड़ा को हम लोग बोलते थे ब्लैक एंड रेड वेयर। ओके, आगे टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड आर ऑल्सो फाउंड हियर। सोचो, कई बार डेड बॉडी के साथ टूल्स यानी कि औजार, हथियार का मतलब गोला बंदूक नहीं, हथियार का मतलब पत्थर के बने हुए हथियार, तलवार, भाला, इस प्रकार का। तो कई बार डेड बॉडी के साथ
अलग अलग प्रकार के औजार, अलग अलग प्रकार के हथियार, कई बार तो घोड़ों का हड्डी, कई बार महंगे महंगे गहने, सोने चांदी, हीरा मोती, जेवर जेवरात, ये सभी पाए गए हैं डेड बॉडी के साथ। समझ आ रही है बात? क्योंकि लोगों का उस समय में कुछ अलग परंपरा रहा होगा, ये लोग इसलिए वो लोग डेड बॉडी के साथ ये सब भी दफन कर देते थे। ओके, चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला बात है, अगला टॉपिक हमारा वो भी कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। चले इसके बारे में भी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सोशल डिफरेंस का मतलब हो गया कि समाज में अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो सब एक दूसरे से अलग होगा। क्या है इसके बारे में देखो, हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। देखो यहाँ पे जो डेड बॉडी गाला जाता था समाज में, जो भी डेड बॉडी पाए गए हैं उस समय पे, डेड बॉडी के साथ किसी के डेड बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा जेवर जेवरात मिलता था, तो किसी के डेड बॉडी के साथ केवल एक सिंगल घड़ा मिलता था। तो क्या डिफरेंस ही तो है ना। इसका मतलब ये बता रहा है कि उस समय पे भी कुछ लोग बहुत अमीर थे तो कुछ लोग बहुत ही गरीब थे। जैसे आज भी कोई आदमी जब मरता है, जो बहुत अमीर आदमी होता है, तो उसके मरने के बाद भी देखो कितना बड़ा पार्टी रखता है वो, लेकिन जो गरीब आदमी होता है मरने के बाद कितना छोटा पार्टी रखता है। ये क्या दर्शा रहा है? गरीब और अमीर को दर्शा रहा है, गरीबी और अमीरी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ज़मीन को खोदा तो उनको ये दिखा कि यार किसी के डेड बॉडी के साथ 33 गोल्ड बीड्स हैं, मतलब 33 सोने के टुकड़े हैं, 2 पत्थर के टुकड़े हैं अच्छे महंगे वाले, 4 कॉपर के चूड़ियाँ हैं इस प्रकार का, और 1 कॉन्च सेल एक तरीके का ये भी बहुत ही महंगा, मतलब एक तरीके का क्या कहते हैं उसको, रूबी, क्या बोलते हैं उसको, रूबी, हाँ वही। तो महंगे महंगे यहाँ पे पाए गए हैं। लेकिन किसी के साथ ये भी देखने को मिला है कि केवल और केवल एक सिंगल घड़ा है। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये हम लोगों को बाद में बताया कि इससे पता चलता है कि कुछ लोग बहुत अमीर थे तो कुछ लोग बहुत ही गरीब थे। ओके, दीज फाइंड्स suggest that there were some differences amongst the people who were buried। मतलब ये जो डिफरेंस था, किसी के साथ बहुत ज़्यादा जेवर जेवरात मिल रहा है तो किसी के साथ केवल एक सिंगल घड़ा मिल रहा है, ये साफ साफ इंडिकेट करता था कि समाज में क्या है, सोशल डिफरेंस है। मतलब कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत ही गरीब ही है। तो उस समय पे भी चीज़ था, आज भी ये चीज़ है कि नहीं बताओ? आज भी समाज में क्या दिखता है आपको कि कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत ही गरीब भी है। आगे, सम वेर रिच अदर्स पुअर एंड चीफ। तो ये दर्शा रहा है कि कुछ गरीब थे कुछ अमीर थे। समझ में आ रही है बात? चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। मतलब इसमें बोला गया है कि जो जो ब्यूरियल्स मिलते थे हम लोगों को, ब्यूरियल्स का मतलब हो गया जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था पहले, क्या उनसे कुछ फैमिली का रिलेशन ऐसा कुछ था, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब क्या एक ब्यूरियल्स को देखकर, मतलब जहाँ पे लोगों को दफन किया गया है, क्या उसको देखकर दूसरे ब्यूरियल को देखकर क्या दोनों में ऐसा रिलेशन बनाना संभव था कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा कुछ, वही बात करेंगे हम लोग इसमें हम लोग बात करेंगे एक जगह के बारे में जिसका नाम है इनाम गाँव। क्या बात करेंगे हम लोग? इनाम गांव के बारे में। एक जगह का नाम है बस। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। मतलब ये जो आप इनाम गांव देख रहे हैं ये कहाँ पे पड़ता है? घौड़ नदी के बगल में पड़ता है। और ये जो घौड़ नदी है ये एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि ये जाके फिर बाद में किस में मिल जाता है? भीमा नदी में मिल जाता है। मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि जो रिवर गॉड है, GHOD गॉड, इसी के बगल में इनाम गांव पड़ता है। और ये जो रिवर गॉड है ये बाद में जाकर किस में मिल जाता है? किस नदी में? भीमा नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी के बगल में, रिवर गॉड के बगल में आपका ये इनाम गांव पड़ता है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। मतलब ये आज से लगभग 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल के बीच में पाया गया था। समझ रहे बात? मतलब कि उस समय पे ये लगभग उस समय पे ये जगह क्रिएट किया गया होगा, ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग अनुमान लगाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं।
मतलब ये था उस समय से, लेकिन इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि कितना साल पुराना है, आज से लगभग 3600 साल से लेकर 2700 साल पुराना ये साइट है, मतलब जगह है इनाम गांव। ठीक है, ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विथ हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई नौजवान आदमी मर जाता था इनाम गांव में, तो इनके बॉडी को ज़मीन में पहला बात गाड़ा जाता था, दूसरा बात एकदम बिल्कुल सीधा, बॉडी से क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और तीसरा बात इसका जो हेड होता था यानी कि जो सर, वो किधर की ओर होता था, नॉर्थ की ओर होता था। समझिएगा ध्यान से, मतलब इनाम गांव में मान लीजिए कोई नौजवान लड़का या फिर लड़की कोई भी मर गया जो एडल्ट था, जवान था, तो उसको ज़मीन में गाड़ा जाता था एकदम बिल्कुल उसका बॉडी सीधा करके, और उसका जो हेड होता था यानी कि जो सर होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजा है, पता लगाया है। बहुत सारे डेड बॉडी मिले थे, लेकिन सभी में कॉमन क्या दिखा भाई, सभी में कॉमन दिखा कि इन सभी का हेड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। इनाम गांव का बात कर रहे हैं हम लोग। आगे कुछ और भी बातें हैं इसमें, देखो, वेसल्स कंटेन फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द हेड, सॉरी डेड, और जो डेड बॉडी होता था उसके बगल में क्या रखा रहता था, बर्तन में भोजन और पानी। ऐसा खोजा गया है, उस समय पे ऐसा होता था। हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसा खोजा है कि डेड बॉडी के साथ बर्तन में पानी और खाना ये सब भी रखा हुआ मिलता था। मटका, मतलब हाँ बर्तन टाइप मान लो, मटका ही। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कॉर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस। एक बॉडी तो पाया गया है जो कि 4-legged क्ले जार, मतलब कि 4 पैर वाला एक बहुत बड़ा बॉक्स है, क्ले का बना हुआ, मतलब उसका 4 पैर है। ये बात कर रहा है कि सर क्ले का बात कर रहा है, मतलब मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा, आप समझ लो एक तरीके का गड्ढा है जिसमें 4 पैर बना हुआ है। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझो ना कि मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा सामान बना हुआ है, उसके 4 पैर हैं, उसी में उसका डेड बॉडी रखा हुआ है। और ये कहाँ पे पाया गया है, घर के कोर्टयार्ड में पीछे पाया गया है, घर के पीछे वाले जगह पे पाया गया है। और उस घर में कितना रूम है, 5 रूम था। और ये जो घर था उस समय पे सबसे बड़ा घर में से एक घर था। सोचो, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, और इस हाउस में ग्रेनरी भी था, मतलब कि जहाँ पे अनाज सब लोग इकट्ठा करते हैं ना, उसको हम लोग ग्रेनरी भी बोलते हैं। मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि इनाम गांव में एक ऐसा भी घर पाया गया है जिस घर में एक ऐसा डेड बॉडी पाया गया है, और वो डेड बॉडी किस में रखा हुआ था, बहुत बड़े मिट्टी के बने हुए बर्तन टाइप था, जार टाइप था, उसमें उस डेड बॉडी को पाया गया है। सोचो, और उस समय का ये जो घर था वो 5 रूम का था, और उस समय पे ये घर सबसे बड़ा घर में से एक था। समझा रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस घर में और क्या पाया गया है भाई, ग्रेनरी पाया गया है, मतलब कि इस घर में अनाज रखने वाले जगह भी पाए गए हैं। ठीक है, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। क्रॉस लेग्ड पोजिशन का मतलब हो गया कि बॉडी जो है, उस बॉडी का जो लेग है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, मतलब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, ऐसा वो भी लंबा, ऐसा डेड बॉडी यहाँ पे पाया गया। इनाम गांव का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव के लोग क्या करते थे उस समय पे, देखते हैं क्या ऑक्यूपेशन था भाई इनाम गांव के लोगों का, क्या करते थे वो लोग। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीच एंड सीसम। सोचो, हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी पता किया है कि इनाम गांव के लोगों, मतलब कि इनाम गांव में अलग अलग प्रकार के सीड्स पाए गए हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनाम गांव के लोग किस प्रकार की खेती करते होंगे, व्हीट का, बार्ले का, राइस का, पल्सेस का, मिलेट्स का, पीच, सीसम, इन सभी का वो लोग खेती करते होंगे, तभी तो वहाँ पे सीड्स पाया गया है कि नहीं। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इस प्रकार के सीड्स वहाँ पे खोजे हैं, मिला भी है। नंबर्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स वॉज फाउंड विथ अ कट मार्क्स दैट सो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। कई सारे जानवरों के हड्डी भी मिले हैं और उस हड्डी पे कट लगा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि वो लोग जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब वहाँ पे डेड बॉडी पाया गया, किसका डेड बॉडी, मतलब कटे हुए हड्डी पाए गए किसका, जानवर का। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जानवर को खाने के लिए मारते भी थे। ठीक है, आगे
These animals include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, antelope, horse. उसके बाद मंगूज, बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। लगभग हर प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए गए हैं और उसके हड्डी भी पाए गए हैं जानवर जमीन के नीचे, जो ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड फ्रूट सच एज बियर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बरीज। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फल भी देखने को मिले हैं। उसके बीच से हम लोग अंदाज़ा लगाए थे, मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उसके बीच से अंदाज़ा लगाया कि किस प्रकार का फल है। तो जब पता चला कि वो फल किस प्रकार का है तो उसके बारे में हम लोग जान पाए। तो इसका मतलब क्या पता चला आपको कि इनाम गांव एक बहुत अच्छा गांव रहा होगा, जहाँ पे लोग खाना भी खाते थे, फल फूल जानवर वानवर सबको मार के खाते थे और आराम से रहते भी थे, अपना खेती बाड़ी भी करते थे। समझ गए? चले, इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, यानी कि वेदा हम लोगों को कब, मतलब वेदा जो है इसका शुरुआत कब से हुआ? आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ, मेगालिथ का शुरुआत कब हुआ? मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थर थे जो कि डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता था ताकि पहचान हो सके कि इसके नीचे क्या है, डेड बॉडी है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? आज से 3000 साल पहले हुआ था। सेटलमेंट एट इनाम गांव, इनाम गांव का सेटलमेंट मतलब कि इनाम गांव में लोग कब, मतलब कि ऐसा जो अनुमान लगाया गया है कि इनाम गांव में लोग कब तक रहे होंगे? आज से 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल पहले तक लोग वहाँ पे थे। उसके बाद फिर वहाँ पे लोग, वहाँ से लोग गायब हो गए। उसके बाद चराका, चराका कब शुरुआत हुआ भाई? आज से लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इसको आप लोग याद रखेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।